हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस को कम से कम समय में जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और एग्जाम से पहले हमें सभी चैप्टर्स को कम से कम टाइमिंग में फुल टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। लेकिन टाइम ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए। एग्जाम से जब काफ़ी समय पहले आप किसी चैप्टर को कवर करते हैं तो उसमें डिटेल चाहिए होती है, लेकिन एग्जाम के ड्यूरेशन में या एग्जाम से जस्ट पहले हमें शॉर्ट मटेरियल चाहिए होता है, जिसमें सारे टॉपिक्स भी आ रहे हों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। ठीक है, तो उसी को लेकर हमने ये वीडियो तैयार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस को आप 5 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर थर्ड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट आता है नंबर 5, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमें 5 ये टॉपिक कवर करने होते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक अगर हम कवर करते हैं और तो हमारा ये लाइफ प्रोसेस फुल्ली रिवाइज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब बात आती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहां पर कुछ स्टेप्स होते हैं जहां से फूड पास आउट होता है, या बल्कि आप पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है: एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड। अब बात आती है जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर कुछ डिवीजन आते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, माउथ। नंबर सेकंड, ओरल कैविटी। माउथ को स्पेशली माउथ ओपनिंग के नाम से भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, नंबर थर्ड, फूड पाइप। नंबर 4, स्टमक। नंबर 5, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो माउथ, ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बल्कि आप इसमें एक पार्ट और डाल दीजिए, एनस। ठीक है, तो ये हमें कुछ पार्ट्स कवर करने हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। देखिए, माउथ के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये पता होना चाहिए लेबिया क्या होता है। ठीक है, लेबिया क्या है? माउथ की ओपनिंग को अपर लेबिया और लोअर लेबिया के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसको हम जनरल भाषा में लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी में आपको डेंटल फार्मूला, ठीक है, सेकंड टंग, और थर्ड सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी एक वो चैम्बर होता है जिसमें आपने टीथ का जिक्र करना होता है। 4 तरह के हमारे पास दांत होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, जिसके लिए एक फॉर्मूला था 2123। 2123 ये याद रखिएगा आप। ये सिंगल सॉकेट के बेसिस पे दिया जाता है, और जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, ICPMM। ठीक है, 2123 सेम यहां पर ऐसे रिपीट करना है आपको। तो अगर आप इसको काउंट करते हैं ना, तो 16 नंबर आता है। कितना आता है? 16। तो ये डेंटल फार्मूला हुआ। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डेंटल फार्मूला को आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिखकर दिखाएंगे: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2123 2123। टोटल करते हैं
तो ये एक सॉकेट में कितना होना चाहिए, 16 टीथ का अरेंजमेंट है। ओरल कैविटी में आपको डेंटल फार्मूला मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज टंग, टंग में टेस्ट बड होती हैं जो टेस्ट को पहचानने में मदद करती हैं। दूसरी एक और खास फंक्शन को आप जिक्र कर सकते हैं कि टंग का फंक्शन होता है फूड के छोटे छोटे पीसेस को सलाइवा के साथ मिक्सअप करना। तो नंबर 3 पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एक वो ग्लैंड होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और उस सलाइवा के अंदर एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सैलिवरी अमाइलेज एक वो एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और किस तरह के फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ठीक है। जब आप स्टार्च का इंटेक करते हैं तो उस स्टार्च को सिंप्लीफाई कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और वो पीसेस क्या होते हैं, माल्टेज, आइसोमाल्टेज और डेक्स्ट्रिन। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको किसमें बतानी होती हैं, ओरल कैविटी के टॉपिक में। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 3, फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। अब फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिंपल क्या है, कनेक्शन है ओरल कैविटी का स्टमक से। तो ओरल कैविटी में जो भी आपने फूड का मटेरियल इंटेक किया है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, सैलिवरी अमाइलेज की मदद से वो सब चीजें फाइन पीसेस में टूट चुकी हैं और टंग की हेल्प से मिक्सअप हो चुकी हैं सैलिवरी अमाइलेज के साथ। तो उन सब चीजों को, उन सब फूड मटेरियल को, उस बॉलस वाली स्ट्रक्चर को नीचे पहुंचाना स्टमक तक, ये काम होता है फूड पाइप का, लेकिन एक मूवमेंट के जरिए इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक वो मूवमेंट होती है जो फूड पाइप में देखी जाती है जिसका काम क्या है, बॉलस को, फूड मटेरियल को स्वेलो करना, ठीक है, और एक वेव लाइक एक्शन के जरिए स्टमक तक पहुंचाना। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर आता है स्टमक का। स्टमक के अंदर आपको जिक्र करना होगा गैस्ट्रिक जूस के बारे में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है, देखिए गैस्ट्रिक जूस का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसमें कुछ खास चीजें पाई जाती हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl और म्यूकस। हालांकि देखा जाए तो स्टमक का काम फूड को स्टोर करने का भी होता है। 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर करने के लिए स्टमक जाना जाता है और स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है और ना ही यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि जिस फूड के लिए जो एंजाइम्स की नीड होती है वो जहां पर भी अवेलेबल होते हैं वहीं से उस फूड का डाइजेशन होना पॉसिबल है। लेकिन स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या आएगा, गैस्ट्रिक जूस आएगा। उस गैस्ट्रिक जूस में कुछ चीजें पाई जाती हैं और वो चीजें क्या क्या हैं, HCl। अब HCl का फंक्शन क्या है, HCl 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 बैक्टीरियाज को किल करना, नंबर 2 प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, ये भी HCl का काम होता है। नंबर 2 म्यूकस, ये भी गैस्ट्रिक जूस में आपको मिलेगा। अब गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, HCl की जो वैल्यू है, pH वैल्यू, वो 1.4 देखी जाती है स्टमक में। अब इतनी स्ट्रॉन्ग pH वैल्यू का जो एसिड है वो हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, पर ऐसा ना हो उसके इफेक्ट से बचाने के लिए म्यूकस होता है। तो म्यूकस पहले रिलीज होता है और रिलीज होकर स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को फुल्ली कवर कर लेता है, जिसकी वजह से HCl अपना एक्शन स्टमक की मेम्ब्रेन पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो HCl का फंक्शन क्लियर, म्यूकस का फंक्शन क्लियर हो गया है। नंबर 3 प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं ना, पेप्सिन और रेनिन, ये स्टार्टिंग में एक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन किसकी मदद से, HCl की हेल्प से, जिसकी pH वैल्यू कितनी है, 1.4। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए स्टमक के टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई जो भी फूड है अगर वो कहीं पर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो अल्टीमेटली यहां तो डाइजेस्ट उसको होना ही है, और अगर यहां पर भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो फिर वो फूड कन्वर्ट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड में, ठीक है, और एंटर कर जाता है कहां पर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, और उसके बाद वो फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तो फिर वो मटेरियल एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद हम उसको फूड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसा फूड जो नहीं पच पा रहा है, ठीक है, या जितना डाइजेस्ट होना था उतना डाइजेस्ट हो चुका है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड के नाम से जाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीनों तरह के फूड का डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है ओरल कैविटी से, है ना, और अल्टीमेटली पूरा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो यहीं पर है। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू होता है स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। फैट का डाइजेशन ना तो ओरल कैविटी में होता है और ना ही स्टमक में, वो कंप्लीट होता है
और शुरू भी यहीं होता है, और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए अल्टीमेट प्लेस कहा गया है डाइजेशन को लेकर। बस आपको याद क्या रखना होगा, प्रोटीन दो जगह पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, एक तो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कार्बोहाइड्रेट ओरल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलाकर तब डाइजेस्ट हो पाता है ना। अब इनके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइपेज फैट से जुड़ा हुआ एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एसेंशियल एंजाइम है। तो जो एंजाइम जहां पर होता है वो उसी के हिसाब से उसको डाइजेस्ट कर पाता है फूड मटेरियल्स को। ठीक है, तो ये बात तो हमारी क्लियर हुई स्मॉल इंटेस्टाइन तक। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक फर्स्ट पार्ट जो हमें मालूम होना चाहिए वो क्या है, केइकम। केइकम के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम, तो इलियम केइकम से कनेक्ट होता है। केइकम वही लोकेशन है जहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी पाई जाती है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो केइकम में एंटर करता है अनडाइजेस्टेड फूड और फिर रेक्टम तक पहुंचेगा, रेक्टम में थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, और बाकी फिर एनस जो लास्ट स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक की, वहां से बाहर निकलता है। ठीक है, तो वेस्ट को रिमूव करने के लिए जाना जाता है एनस। तो स्टार्टिंग क्या है, एलिमेंट्री कैनाल की माउथ, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, एनस। तो ये तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल, कि उसको हम कितने पार्ट्स में कवर कर सकते हैं। अब बात आती है एसेसरी ग्लैंड की। देखिए एसेसरी ग्लैंड में एक तो आपको लीवर, सेकंड गॉल ब्लैडर भी मान लेते हैं, थर्ड पैनक्रियाज। तो देखिए लीवर क्या है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, जो बाइल जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये, बाइल जूस। ठीक है, जो फैट से जुड़ा हुआ है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होती हैं, जिसके बेसिस पर वो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ठीक है ना, अब फैट के जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से एक खास एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइपेज। वो लाइपेज फैट के छोटे छोटे पीसेस पर एक्शन करता है और फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये तो बात हुई लीवर की। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, बाइल जूस को स्टोर किए रखता है गॉल ब्लैडर। अगर एक्सेस क्वांटिटी है बाइल जूस की, तो या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट मटेरियल नहीं है, फैटी कंटेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बाइल जूस था वो स्टोर हो जाएगा कहां पर, गॉल ब्लैडर में, है ना। तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और जब भी या कुछ ही समय बाद जब फैट कंटेंट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो फिर ये जो गॉल ब्लैडर है अपने जूसेस को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई लीवर की और गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली वगैरह भी कहा जाता है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है लीवर के जस्ट नीचे। नेक्स्ट और लास्ट नंबर आता है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज क्या है, एक सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, इसको सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टमक के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसका काम क्या है, खास एंजाइम लाइपेज, ट्रिप्सिन, माल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज। ठीक है, तो ये कुछ खास एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है। तो पैनक्रियाज इसीलिए कहा जाता है कि भाई सभी तरह की फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमने इसको शॉर्ट में रिवाइज किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लेंथ अप्रॉक्स में 9 मीटर पाई जाती है। सेकंड पार्ट होता है एसेसरी ग्लैंड। ठीक, एसेसरी ग्लैंड के अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये तीन चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं नंबर सेकंड टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये वो रास्ता जहां से हम एयर का इनटेक करते हैं, या ये कह दीजिए कि एयर जिस रास्ते से पास आउट होती है उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक ले रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर आप पार्ट्स देखते हैं, नंबर फर्स्ट नॉस्ट्रल, सेकंड नेजल कैविटी, थर्ड नेजोफेरिंक्स, फोर्थ ट्रैकिया। ठीक है, नंबर 5
ब्रोंकाई। और नेक्स्ट नंबर 5 ब्रोंकाई। तो 5 पार्ट में आप बांटेंगे किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक को। और जो नंबर बी पार्ट आता है ना, नंबर बी पार्ट में आप लंग्स का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप 2 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट, तो एक वो रास्ता जहां से एयर का हम इनटेक कर रहे हैं या एयर पास आउट हो रही है। ठीक है, अब वो रास्ता क्या है? सबसे पहला होता है नोस्ट्रल। नोस्ट्रल पेयर में होते हैं। कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, 2 होते हैं नोस्ट्रल। ठीक है, और नोस्ट्रल से जब हम एयर का इनटेक करते हैं तो ये एयर काफी हद तक क्लीन हो जाती है। पर इस बात का आप जिक्र करेंगे किसमें? नेजल कैविटी के अंदर। यहां पर नेजल हेयर होते हैं, म्यूकस होता है। ठीक है, तो नेजल हेयर और म्यूकस की मदद से उस एयर को काफी हद तक फिल्टर कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। अब नेजल कैविटी के आगे जो कॉर्नर पॉइंट होता है, ठीक है भाई, नोस्ट्रल तो ओपनिंग हो गई, नोज की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? नोस्ट्रल। और नोस्ट्रल के जस्ट आगे का जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। ठीक, जिसमें हेयर और म्यूकस की हेल्प से एयर को फिल्टर किया जाता है, डस्ट पार्टिकल को रोक दिया जाता है ना, और क्लीन एयर अंदर एंटर करती है काफी हद तक। उसके बाद नंबर आता है कॉर्नर पॉइंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स। ठीक है, ये सिंपल एक कॉर्नर पॉइंट है और कोई इसमें खास नाम नहीं है। नेजोफेरिंक्स के बाद नंबर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के लिए आप एक और नाम यूज करते हैं और वो है विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप। अब ट्रैकिया के अंदर कुछ खास चीज होती है जो पाइप को कोलैप्स होने से या पाइप को सिकुड़ने से बचाती है, और उस चीज का नाम हमें मालूम होना चाहिए। वो क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहां पाई जाती हैं? ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं, और फंक्शन क्या होता है इसका? कोलैप्सेशन से बचाना। इसके अलावा हमें एक और खास बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे जो नेक रीजन होता है इसमें 2 पाइप होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। आगे की तरफ कौन सा होता है? विंड पाइप होता है। याद रखिएगा, विंड पाइप कहां पर होता है? फ्रंट की तरफ। ठीक है, उसके जस्ट पीछे फूड पाइप पाया जाता है ना। नेक्स्ट, अब ये जो ट्रैकिया है ये तो स्ट्रेट वाला पाइप हुआ, स्ट्रेट है ना, जिसमें लैरिंग्स वगैरह का भी जिक्र आता है। लैरिंग्स में 2 मेम्ब्रेन होती हैं जिनके वाइब्रेशन के बेसिस पर साउंड जनरेट होता है ना। ये सारी चीजें हमें किसमें बतानी होती हैं? ट्रैकिया के अंदर। जब ये ट्रैकिया टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां पर ऐसे 2 पार्ट्स देखे जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं उसको? प्ल्यूरा कहते हैं। तो ये तो हमारा ट्रैकिया हुआ। यहां पर ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखे जाते हैं ना। ठीक, और यहां पर भी इसी तरीके से ये पैटर्न चलता है। तो ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद नंबर आता है किसका? ब्रोंकाई का। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई एक ब्रांच होती है जो ट्रैकिया से बनी होती है ना। ट्रैकिया ही 2 भागों में बढ़ता है, उन दोनों ही पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दोनों ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। लेकिन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई में। ये सिंपल डक्ट होती है, फाइन डक्ट है ना। इनिशियल है तो उसको प्राइमरी, नेक्स्ट सेकेंडरी, फर्दर जो ब्रांच बन रही है उसको हम बोलेंगे टर्शरी। और टर्शरी के लास्ट में, टर्शरी जो डक्ट होती है उसके लास्ट में जो होता है उनको बोलते हैं हम एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, तो ब्रोंकाई तक क्लियर हुआ आपको। अब जो लंग्स की बात आती है, लंग्स की स्ट्रक्चर को आप अलग से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, यहां पे ऐसे ब्रांचेस बन जाती हैं ना। तो ये जितनी भी डक्ट हैं इन सभी को हम क्या बोल रहे हैं? ये प्राइमरी अगर इनिशियल लेवल पर है, नेक्स्ट सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी, और उसके आगे जो डिवीजन होता है थर्ड से जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको क्वार्टरनरी नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत फाइन डक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। और हर एल्वियोलर डक्ट के लास्ट में एक ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम नाम देते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं उसको? एयर सैक। एयर सैक का एक और नाम भी होता है, एयर सैक बोलेंगे आप, या फिर एल्वियोलाई। ठीक है, अप टू 3 मिलियंस तक कहा जाता है एल्वियोलाई के लिए। तो एयर सैक वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो आपने एयर का इनटेक किया है, जो इस वाले रास्ते के जरिए होते हुए कहां तक पहुंचती है? फाइनली हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर जब एयर पहुंचती है तो वो एयर वहां पर भरनी शुरू हो जाती है। अभी हम ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? एयर। ठीक है, क्लीनिंग उसकी हो चुकी है काफी हद तक। कहां पर हुई है? स्टार्टिंग में जब हम जिक्र कर रहे थे किसका? नेजल कैविटी का, क्योंकि वहां पर हेयर और म्यूकस हैं जो इस काम में मदद करते हैं। तो एयर कहां पर आ चुकी है? एयर सैक के अंदर।
इससे मिलता हुआ नाम है एयर सैक। सैक मतलब कैविटी, और किस चीज के लिए कैविटी है? एयर के लिए। तो एयर सैक, तो एयर सैक एक वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिलियन में पाई जाती है, दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। सेम डायग्राम होता है लेफ्ट और राइट लंग्स का, ठीक है। अब एयर फिल होती रहेगी, और फिल होने के बाद जब वो पाउच कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है ना, अच्छे से भर जाता है एयर की मदद से, है ना, तो वहां पर आपको मालूम है एयर क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें तरह तरह की गैसेस होती हैं। उसी में आपको एक खास गैस का नाम जो आपने सुना हुआ है, और वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बाकी गैसेस भी प्रेजेंट है, पर उनमें ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। कहां पर? एयर सैक के अंदर। और हर एक एयर सैक के ऊपर ब्लड वेसल्स होती है। देखिए इस तरीके से मैं अलग बना देता हूं यहां पे। ये एयर सैक की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस एयर सैक के कांटेक्ट में होती हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, Hb, है ना। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को खींच लेता है उस भीड़ में से, है ना, क्योंकि एयर सैक के अंदर क्या है? बहुत सारी गैसेस है, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को खींचेगा, और खींचने के बाद अपने से जब बॉन्ड बना लेता है तो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर चलता है और पहुंचेगा कहां पर? ब्लड वेसल्स वाले रास्ते से होते हुए हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा ऑक्सीजन को। इस तरीके से जो आपने एयर का इंटेक किया, एयर फिल हो गई एयर सैक के अंदर, फिर उस एयर सैक में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन निकालता है और अपने से बॉन्ड बनवाता है। यह भी आपको याद रखना है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनवाता है और फिर उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ड्रॉप करता है कहां पर? हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज तक पहुंचाता है। क्लियर? तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, गहरा सांस लेना, जैसे आप बोलते हैं ना फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? सांस अंदर लेना, ठीक है, और कहां तक पहुंचाना? सेल्स तक पहुंचाना, ठीक, जिसमें ये लंग्स तक का प्रोसेस भी है और उसके आगे ब्लड वेसल्स का काम भी शामिल है, जिसमें हीमोग्लोबिन हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब बात आती है, तो इंस्पायरेशन हुआ जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है लंग्स में, जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है टिश्यूज में, सेल्स तक, हर ऑर्गन तक पहुंच जाती है, तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं और उन रिएक्शंस के लास्ट में जो CO2 प्रोड्यूस होती है, वो CO2 वापस से ब्लड में एंटर करती है और ब्लड वापस उसको कहां तक पहुंचाता है? लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई थी वहां तक पहुंचाएगा। पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर वो डिफ्यूज आउट होती हैं और एयर सैक में एंटर करेंगी, और एंटर करने के बाद फिर जब हम बोलते हैं कि हम सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपायरेशन, तो वो ये वाला ट्रैक है, ठीक है। तो टिश्यू से, ऑर्गन से या सेल से CO2 को लेना, लंग्स तक लाना, लंग्स में एल्वियोलाई तक पहुंचाना, और एल्वियोलाई से वापस से टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर नेजल कैविटी, फिर नॉस्ट्रल से बाहर निकलना। ये जो पूरा ट्रैक था इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पूरा ट्रैक हुआ, और लंग्स के बारे में हुआ कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स, ठीक है। बाकी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे 2 सेक्शन बना सकते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये तो हमने कवर कर लिया है कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, लंग्स क्या होता है, पूरा सिस्टम हमने कवर कर लिया है। लेकिन यहां पर 2 तरह से देखे जाते हैं ये, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? जो लंग्स के लेवल पर होता है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, है ना। तो लंग्स के लेवल पर जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उनसे क्या बोल रहे हैं कि भाई ब्रीथिंग है, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन जब बात आती है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या है? सेल के लेवल पर होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है बल्कि, तो आप बता सकते हैं ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक डेप्थ प्रोसेस होता है जो सेल के लेवल पर हैंडल होता है, लेकिन ये लंग्स के लेवल पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 डिफरेंस तुम्हारे यहीं से आ जाएंगे। आप तीसरे पॉइंट में एक और खास लाइन डाल सकते हैं कि भाई ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन शामिल नहीं है, पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीथिंग इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब 2 सेक्शन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना मतलब नॉस्ट्रिल से गया ऐसे एयर, नेजल कैविटी, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर ब्लड वेसल्स के अंदर से होते हुए ब्लड की हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से, ऐसा भी कह सकते हैं, और टिश्यूज तक पहुंचना, सेल्स तक पहुंचना, ये इंस्पायरेशन है, ठीक है, जो सेल के लेवल तक हमने बात की। फिर वापस का जो ट्रैक होगा वो आपका आ जाएगा एक्सपायरेशन। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन को। ये सेल के लेवल पर एक्सप्लेन होता है, लेकिन ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस जो लंग्स के लेवल पर हैंडल होता है, ठीक है। क्लियर? बस एक लास्ट लाइन, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरा। तो प्लूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो लंग्स को कवर अप करती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक कवर हुआ। अब आते हैं नंबर 3 पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 3, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर 3, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। वैसे तो जितने भी सिस्टम है सभी की इंपॉर्टेंस होती है, पर ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, हम जो सांस लेते हैं, हम जो इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसके जरिए क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ना कहकर बल्कि आप एयर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, तो एयर का जो आपने इंटेक किया है ना, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, तो होमोजेनस मिक्सचर, तो वो एयर कहाँ जाके रुकती है? एल्वेलाई में जाकर रुकती है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि एल्वेलाई के अंदर एयर फिल हो चुकी है ना, जिसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमें वहां थोड़ा ना रोकनी है ऑक्सीजन को, हमें क्या करना है, वहां से ऑक्सीजन को खींचना है और कहां तक पहुंचाना है? हर एक सेल्स तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आप में एक यूनिक, एक बहुत ही अलग इंपॉर्टेंस दिखाता है। दूसरी चीज, फर्स्ट तो इंपॉर्टेंस ये हुई। सेकंड चीज में आप जितना भी फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं, है ना, तो फूड मटेरियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक फुली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, हम उसको बोल देते हैं फीकल मैटर या वेस्ट वगैरह या अनडाइजेस्टेड फूड कह देते हैं। लेकिन वहां से जो फाइन मटेरियल जनरेट होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो सब कैसे जाता है हमारी हर एक सेल्स तक? उसके लिए भी आंसर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है। क्या होता है ब्लड अपने आप में एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हर एक चीज का। ठीक है, हर एक चीज का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, याद रखिएगा। लेकिन अब बात आती है, जो ब्लड है ना, ये ब्लड है जिस रास्ते के जरिए जा रहा है, जिस ट्रैक से गुजरता है, जिस पाइप से गुजरता है, वो जो पाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेनली आर्टरीज एंड वेन्स। हालांकि कैपिलरी का भी जिक्र आता है यहां पर लेकिन आर्टरीज और वेन्स। कैपिलरी तो सिंपल क्या होते हैं ना, प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती हैं, आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन का काम करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस क्या है। तो आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है ना, आर्टरीज में क्या जाता है? प्योर ब्लड जाता है, इसमें इम्प्योर ब्लड जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है। कैसा होता है? हाई। लेकिन यहां पर प्रेशर लो होता है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होती और यहां पर वाल्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक लेकर जाना प्योर ब्लड को, इसको प्योर ब्लड को, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन से वापस हार्ट तक लाती हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस जो इंप्योर ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुंचाना, इंप्योर। ठीक है, ये तो आर्टरीज और वेन्स की बात हुई। तो आर्टरीज वेन्स क्या है? सिंपल पाइप होते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर ल्यूमन थोड़ा ज्यादा मिलता है और आर्टरीज में ल्यूमन काफी कम होता है। ये वो रास्ता है जहां से ब्लड फ्लो करता है। तो देखिए यहां पर कितना कम है, ल्यूमन कम है, ल्यूमन ज्यादा है, और यहां पर ऐसे वाल्व होती हैं। अब बात आती है इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है। ये जो वाल्व होती है ना, सर्टेन डिस्टेंस पर होती हैं, वेन्स में होती हैं, आर्टरीज में नहीं होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और वाल्व का फंक्शन क्या है? बैक फ्लो से रोकना। ठीक है, जैसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है, इंप्योर ब्लड फ्लो करता है वेन्स के अंदर, तो जैसे ही वो वापस आने की कोशिश करते हैं ना, ये वाल्व ऐसे बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो आर्टरीज और वेन्स की बात हुई। अब दूसरी खास बात, आपको एक डायग्राम देखना है। ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लंग्स, ये ऑर्गन, ऐसे आप कनेक्टिविटी दिखाएंगे, एरो जरूर डालेंगे जिससे डायरेक्शन क्लियर हो सके। ये डायग्राम किस चीज के लिए बताया जा रहा है? डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक साइकिल को पूरा करने के लिए हमारे हार्ट में ब्लड की 2 बार एंट्री होती है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट में 2 बार एंट्री हो रही है। और वो 2 बार एंट्री क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है ना, क्लियर? क्योंकि आर्टरीज के अंदर तो प्रेशर हाई होता है, ल्यूमन कम था, लेकिन वेन्स के अंदर क्या होता है, वो इंप्योर ब्लड जो लेकर आता है ना, तो वेन्स के अंदर ल्यूमन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वाल्व जो होती है उसकी, है ना, जो साइड में दीवारें होती हैं, जो आर्टरीज की, वेन्स में ल्यूमन काफी ज्यादा होता है। और ल्यूमन ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो उसकी वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं वेन्स की, वो काफी थिन होती हैं। आर्टरीज में थिक वॉल होती है, ठीक है, मोटी मोटी दीवारें होती हैं आर्टरी की, लेकिन वेन्स की दीवारें काफी पतली पतली होती हैं, इसलिए ल्यूमन ज्यादा रहता है। और ल्यूमन ज्यादा होता है इसलिए प्रेशर डाउन पड़ जाता है। और हमारा हार्ट करता क्या है? बेसिकली प्रेशर प्रोवाइड करता है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? प्रेशर प्रोवाइड करना। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट का फंक्शन क्या होता है? सिर्फ प्रेशर प्रोवाइड करना।
क्योंकि प्रेशर नहीं होगा, है ना, तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा, क्यों फ्लो करेगा भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, चाहे वो हार्ट से ऑर्गन तक जाए, चाहे ऑर्गन से वापस से फिर वो हार्ट तक आए, पर लेकिन प्रेशर होगा तभी तो हो पाएगा ना। अब जब आने वाला जो ट्रैक होता है जो वेन्स के जरिए हैंडल हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, टिश्यूज से इंप्योर ब्लड को लेकर सीधा लंग्स तक नहीं पहुंचती प्योरिफिकेशन के लिए, वो पहले क्या करती हैं, प्रेशर लेने आती हैं हार्ट के पास, ठीक है, और उसके बाद जाती हैं फिर लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्योरिफिकेशन का, है ना, लेकिन हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब कोई अगर आपसे कहता है कि लंग्स प्योरिफिकेशन काम कैसे कर रहा है, तो आपको बोलना है कि भाई CO2 को बाहर निकलवा रहा है और O2 को अंदर एंटर करवा रहा है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, हमारे पास हार्ट की स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड है, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, राइट हैंड, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अपने ही वाले हार्ट को ऐसे फ्लिप करके पेज पर डाला जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप याद रखिएगा, राइट हैंड से राइट साइड में जब आप कुछ भी नामेशन करेंगे यहां पर, तो उसको लेफ्ट मानकर चलना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस वाले हिस्से को आप राइट मानकर चलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मिरर इमेज है इसीलिए। तो अब ये जो लंग्स होता है, लंग्स ने प्योरिफिकेशन किया, O2 को ऐड करा दिया और CO2 को बाहर निकाल दिया। यहां पे ऐसे निशान लगा देते हैं कि भाई CO2 को बाहर निकाल रहा है और O2 की एंट्री करा रहा है। तो अब ब्लड हमारा प्योरीफाई हो चुका है। अब ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहां तक पहुंचता है, लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आर्टरीज के जरिए, किसके जरिए, आर्टरीज के जरिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है। कौन सा ब्लड होता है ये, प्योर ब्लड, इसको आप ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर जब O2 एंटर कर जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, CO2 बनता है, फिर ये ब्लड कैसा हो जाता है, इंप्योर ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, और यहां पर लिखेंगे आप ऐसे इंप्योर ब्लड, ठीक है। और ये वेन्स के जरिए फिर देखिए वापस जा रहा है, सीधा भी जा सकता था लंग्स के पास प्योरिफिकेशन, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वेन्स का ल्यूमन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, काफी पतली पतली होती हैं, इसलिए इसका ल्यूमन ज्यादा है, तो प्रेशर डाउन पड़ जाता है, और प्रेशर नहीं होगा तो फिर ये कैसे डिस्टेंस कवर कर पाएगा, प्रेशर होना चाहिए ना। तो प्रेशर लेने के लिए इसे क्या करना पड़ता है, वापस हार्ट से गुजरना पड़ता है, जिससे कि प्रेशर मिल सके इस मटेरियल को, और फिर ये पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। ये एक्सेप्शन होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पहुंचता है लंग्स के पास, और वहां पर जाके कहता है कि भाई अब प्योरिफिकेशन कर दो तुम, मैंने सिर्फ क्या किया, पहुंचा दिया मटेरियल को, ठीक है। तो ये आर्टरीज है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये आपके पास वेन्स हैं जो इंप्योर ब्लड दिखाती हैं, ये प्योर ब्लड। इस पूरे सेक्शन में प्योर ब्लड होता है और इस पूरे सेक्शन में इंप्योर ब्लड होता है। ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्यों बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, देखिए जैसे आप यहां से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये ब्लड चल रहा है ऐसे, तो एक बार एंट्री तो यहां पर हो गई, है ना, एंट्री याद रखिएगा, एंट्री सीधा नहीं गया, फिर से एंट्री हो रही है, ये फर्स्ट एंट्री है और ये सेकंड एंट्री है, उसके बाद पहुंचता है लंग्स तक, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में इसको 2 राउंड लेने पड़े। कितने राउंड लेने पड़े, 2 राउंड, इसलिए में से क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसके अलावा एक ह्यूमन हार्ट की आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेनी है, सेम चीजें हैं, आप इस पर हमारी डिटेल वीडियो बन चुकी है, आप उसको डिटेल में अगर टाइम लगता है तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस टॉपिक को, इतने टॉपिक को भी कवर करते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 आता है, नंबर 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपको एक बेसिक डायग्राम मालूम होना चाहिए, बनाते हैं फटाफट से उसको। ये किडनी की स्ट्रक्चर है, मालूम है आपको 2 किडनी होती हैं, ठीक है। इसको ऐसे आप यहां पर थोड़ा एक पाइप ऊपर बनाएंगे, एक थोड़ा नीचे बनाएंगे, कनेक्टिविटी दिखाएंगे ऐसे, और नीचे की तरफ ऐसे एक ब्लैडर की स्ट्रक्चर दिखाएंगे, है ना। यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बल्कि कुछ पार्ट्स आप करेंगे। नंबर फर्स्ट, नंबर ए किडनी, बी पॉइंट यूरेटर, सी पॉइंट ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। डी यूरेथ्रा। तो देखिए ये किडनी,
यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेनल, पेल्विस। ठीक है, ये कुछ लेबलिंग है जो आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी ऊपर यहां पर एक ऐसे एडिनल ग्लैंड दिखा सकते हैं आप, एडिनल ग्लैंड, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है यहां पर। तो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसका मीनिंग क्या है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेप्स को लेंगे फास्ट। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला एक वो सिस्टम है जो एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन बल्कि आप कह सकते हैं उसको, जिसके अंदर 4 सेक्शन है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, जो भी लिक्विड वेस्ट होता है ना, उस लिक्विड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है ना। तो लिक्विड वेस्ट को एक तरह से जनरेट करना, बल्कि आप सीधा कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके 2 बेसिक फंक्शन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 2 बेसिक फंक्शन होते हैं, और वो फंक्शन क्या क्या है? नंबर फर्स्ट यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, यूरिन फॉर्मेशन मींस यूरिन को फॉर्म करना, जिसमें ये पूरा प्रोसेस अभी हम लेने वाले हैं। सेकंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी में मिनरल और आयंस, ठीक है, मिनरल्स और आयंस के लेवल को मेंटेन रखना। ठीक, कैसे? एक स्ट्रक्चर होती है वास रेक्टा, वास रेक्टा की हेल्प से। ठीक, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी में वाटर, मिनरल, आयंस, इन सब चीजों को मेंटेन करके चलना, बैलेंस किए रखना, वो ऑस्मो रेगुलेशन है। इस काम को भी एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, किडनी करती है, और यूरिन फॉर्मेशन में भी किडनी हेल्प करती है। ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसमें मेन दमदार टॉपिक क्या है? सबसे पहला किडनी। किडनी ही एक वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और यही वो स्ट्रक्चर है जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। अब बात आती है किडनी में ऐसी क्या खास चीज है? तो किडनी के अंदर एक खास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी की स्ट्रक्चर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, या उसके बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए, भाई किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं दोनों किडनी में। किडनी पेयर में होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कितनी होती है? पेयर में। यूरेटर पेयर में होता है, ब्लैडर सिंगल होता है, यूरेथ्रा वो भी सिंगल होता है। ठीक है, तो किडनी जो पेयर में होती है, ठीक, इस किडनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब वो नेफ्रॉन कैसा होता है, देखिए, जिस तरीके से आप नेफ्रॉन दिखाएंगे यहां पे, ठीक है, ये नेफ्रॉन होता है। इसके अंदर एक पाइप एंटर करता है और एक पाइप बाहर निकलता है। ये एंटर कर रहा है, ये यहां से बाहर निकल रहा है। जो एंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट। क्या बोलते हैं उसको? एफरेंट। और जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट। सिर्फ ए और ई का अंतर है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जो एफरेंट वाला पाइप है, इसके अंदर क्या होता है? इंप्योर मटेरियल होता है। कैसा होता है? इंप्योर मटेरियल। और इफरेंट जो एग्जिट कर रहा है, ई मतलब एग्जिट, एफरेंट है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? प्योर मटेरियल होता है। ठीक है, क्लियर? ये जो इफरेंट है, ये जो एफरेंट है, जिसमें बोल रहे हैं इंप्योरिटी होती है, वो सारी इंप्योरिटीज यहां आ जाती है। ठीक है, ये सब क्या है? इंप्योरिटीज आ गई। लेकिन ये पाइप जब इस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है तो ऐसे गुच्छा सा बना देता है, क्लस्टर बोल देते हैं उसको, है ना, बल्कि इसका नाम भी होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है इसका? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो एफरेंट का पाइप जब नेफ्रॉन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है? नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के अंदर जब एंटर करता है तो वहां पर एक गुच्छा बनाता है ग्लोमेरुलस। उस ग्लोमेरुलस की बनने की मदद से यहां पर ये सारी इंप्योरिटीज इस हिस्से में आ जाती है, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो पीसीटी के अंदर ये इंप्योरिटीज आती है, फिर लूप ऑफ हेनल के जरिए होते हुए कहां पहुंचती है? डीसीटी के पास, और फिर पहुंचती है कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहां पहुंचती है? यूरेटर में, और यूरेटर से कहां पहुंचती है? ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर बाहर। और यही इंप्योरिटीज जो होती है इसको हम बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं इसको? यूरिन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें यूरोक्रोमिक पिगमेंट होती है। क्या होती है? यूरोक्रोमिक पिगमेंट, जो येलोइशनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपने किडनी के अंदर नेफ्रॉन की सारी कहानी बतानी है। यूरेटर सिंपल एक वो डक्ट है जो किडनी के द्वारा बनने वाले यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाता है, और कुछ नहीं। ब्लैडर एक वो पार्ट होता है जो यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक, ब्लैडर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है ये। तो ब्लैडर क्या कर रहा है? सिर्फ यूरिन को स्टोर कर रहा है। लास्ट यूरेथ्रा, तो ब्लैडर से यूरिन को
बाहर तक निकालना, ये काम कौन करता है? यूरेथ्रा करता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या एक डक्ट है जो यूरिन को पास आउट करने में मदद करती है। तो ये तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। अब इसमें जो नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर है उसको हम एक फ्लो चार्ट में ले लेते हैं। देखिए, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका क्या फंक्शन होता है। हमने 2 फंक्शन लिए अभी, और कितने उसके पार्ट्स पॉसिबल हैं। उसमें से सबसे पहला पार्ट जो मेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी। तो किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, बल्कि किडनी की यूनिट क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के लिए होता है, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट है, किडनी की यूनिट है। तो ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, मैल्फिजियन बॉडी, ट्यूबुलर पार्ट। मैल्फिजियन बॉडी के अंदर आप 2 पार्ट्स समझेंगे। नंबर फर्स्ट, बॉमेन कैप्सूल, ठीक है, बॉमेन कैप्सूल। सेकंड, ग्लोमेरुलस। क्लियर? तो बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जो टफ कैपिलरी, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, दोनों को मिलाकर हम मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं। दूसरी तरफ आता है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट, पीसीटी, लूप ऑफ हैनल, और लास्ट डीसीटी। ठीक है, आप इसमें 4th पार्ट दिखाना चाहें बल्कि दिखा सकते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट के लिए है, और मेनली आपको है ना 3 ही पार्ट याद रखने हैं। कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बाकी सीक्वेंस क्या होती है कि जो इंप्योर मटेरियल होता है, जो इंप्योरिटीज होती हैं लिक्विफाइड फॉर्म में, वो एक डक्ट के जरिए, जिसका नाम होता है एफरेंट, वो एंटर करती हैं किसमें? ग्लोमेरुलस की फॉर्म में, और बॉमेन कैप्सूल के अंदर स्ट्रक्चर बनी होती है। दोनों को मिलाकर मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। फिर वहां से मटेरियल वो प्रोसीड करता है, जो इंप्योर सब्सटेंस से प्रोसीड करता है पीसीटी की तरफ, पीसीटी से फिर लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल से फिर डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से जाता है वो यूरेटर में, और यूरेटर से जाता है ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर लास्ट यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हुआ हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब एक लास्ट टॉपिक, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसको समझते हैं। रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। देखिए, प्लांट में रेस्पिरेशन 3 अलग अलग पार्ट्स में कवर होता है। नंबर ए, थ्रू रूट्स, थ्रू स्टेम, और सी, थ्रू लीव्स। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले रूट्स की। देखिए, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, वहां पर रूट हेयर पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब रूट्स के केसेस में हमें एक पॉइंट याद रखना होता है कि पौधे को कभी भी ज्यादा पानी नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आप पौधे की जड़ों को आप वाटर लॉक्ड रखेंगे, पानी में हमेशा डूबी हुई हैं, अगर ऐसी कुछ स्थिति बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा रेस्पिरेशन चलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पर जो रूट रेस्पिरेशन दिखाती हैं, तो वहां पर अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं, और पौधे की जब जड़ें खराब हो जाएंगी तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। बाकी आप इसमें जो रेस्पिरेशन रूट्स है, तो रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में चले चाहे वो ह्यूमन में हो, दोनों में सेम पॉइंट होता है कि O2 का इंटेक किया जा रहा है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। ये रूट्स वाले केस में है। ठीक है, सेम ऐसे स्टेम वाले केस में जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं प्लांट के टॉपिक में, तो वहां पर भी क्या होता है, O2 अंदर आती है और CO2 बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लिया जाता है और O2 को प्रोड्यूस किया जाता है, जो प्लांट में देखा जा रहा है ना। ह्यूमंस में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लोरोफिल वगैरह ये सब चीजें। लेकिन जब बात आ रही है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में याद रखिएगा कि O2 का इंटेक है ना, O2 का इंटेक और CO2 को रिमूव करना। ठीक है, तो O2 को लिया जा रहा है और CO2 को रिमूव किया जा रहा है प्लांट्स के केस में भी, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि रेस्पिरेशन में वो CO2 ले रहे हैं और O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? ठीक है, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो बात आती है रूट्स की कि रूट से कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो सिंपल O2 को लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है, लेकिन वाटर लॉग ना हो, ये चीज हमें जरूर याद रखनी है, क्योंकि मेनली तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होना चाहिए, है ना। लेकिन जब आप पानी ज्यादा दे देते हैं तो ऐसे में ऑक्सीजन तो सारी रिमूव हो जाती है।
ठीक है, जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में गैप होता है जहां पे ऑक्सीजन ट्रैप रहती है वो सब रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब पौधे की जो जड़ें होती हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं, जो उनकी डेथ होने का कारण बनेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है थ्रो स्टेम। अब स्टेम में आपने देखा होगा ऐसे लेंटिकल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स जो होते हैं जो स्टेम में पाए जाते हैं वहां से रेस्पिरेशन होता है। प्लांट के केस में जब आप स्टेम वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं और चीज सेम है कि ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और CO2 को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है लीफ का केस, है ना। ये हमने एक लीफ तैयार की, ठीक है। अब लीफ में क्या होता है, दो प्रोसेस चलते हैं, रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना, और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस चलता है लार्ज स्केल पर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस चलता है डोमिनेंट पार्ट एक तरह से वो। अब फोटोसिंथेसिस के लिए आपको मालूम है CO2 की नीड होती है, CO2 को लिया जाता है और O2 को निकाला जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, उल्टा होता है, O2 को लिया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। लेकिन ये चलता है थोड़ा सा डाउन लेवल पर, ये चलता है डोमिनेंट लेवल पर, लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो अब पौधे की जो पत्ती है उसको CO2 की नीड है ना। तो मान लेते हैं उसने 90 CO2 का इंटेक किया, है ना, क्लियर, सराउंडिंग से। कहां से लिया उसने, बाहर से 90 CO2 लिए, और जो 10 CO2 मॉलिक्यूल थे प्लस 10 CO2 मॉलिक्यूल उसने कहां से लिए, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से जो CO2 प्रोड्यूस हुए थे, जो कम नंबरिंग में O2 की नीड दिखाते हैं और कम नंबरिंग में ही CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 100 CO2 हो गए। इस 100 CO2 के बेसिस पर क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 100 O2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अभी जो 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें से 90 मॉलिक्यूल्स, कितने, 90 मॉलिक्यूल्स तो O2 के बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल बचते हैं O2 के वो बाहर नहीं जाएंगे, है ना। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी के पास एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। लीफ के अंदर ये पूरा डायग्राम किसके लिए, लीफ के लिए। और आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, O2 की नीड होती है ना। तो रेस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो ऑक्सीजन गैस है, वो O2 मॉलिक्यूल्स बाहर से नहीं लिए जा रहे हैं। कहां से लिए जा रहे हैं, पत्ती के ही अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा था उसके रिजल्ट में जो थोड़े से मॉलिक्यूल बचे थे, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी तो बाहर चली गई है। ये तो ह्यूमन के लिए है ना, आपको पता है ना, ह्यूमन डिपेंड करता है प्लांट्स पर, तो वो तो इससे काम चलाएगा ह्यूमन। लेकिन जो प्लांट की लीफ के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है उसके लिए जो O2 की नीड है, लेस अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की नीड है, वो यहां से पूरी हो जाती है। तो ये O2 को लेगा 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 CO2 मॉलिक्यूल्स को। इसको फिर ये हैंडओवर कर देता है जो यहां पर प्रोसेस चल रहा था फोटोसिंथेसिस का। क्लियर। तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई CO2 अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है। कितने CO2 अंदर जा रही है, कितनी CO2 अंदर जा रही है, 90 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, है ना। और कितने O2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, 90 O2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, है ना। लेकिन केस चल रहा है 100 का। तो कैसे वो कवर हुए ये हमने समझा। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई जिसमें हमने कम से कम समय में फुल चैप्टर को कवर किया। हालांकि लाइफ प्रोसेस को शॉर्ट में कवर करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डिटेल बहुत सारी होती है ना, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप यकीन मानिए अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस फुल्ली रिवाइज हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई जिस वीडियो में हमने 5 टॉपिक को कवर किया। लाइफ प्रोसेस हालांकि बहुत डिटेल चैप्टर है जिसको शॉर्ट में कवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस पर डिटेल वीडियो हमारी हर एक टॉपिक पर अलग अलग पहले भी जा चुकी है, आपने उसको देखा भी होगा, समझा भी होगा। पर लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एग्जाम से जस्ट पहले हमें रिवीजन के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है, तो उसी को लेकर ये वीडियो बनाई गई है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है कम से कम समय में। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।